कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किफ़ायत शारी का दर्स दे रहे थे, मगर साथ अवाम को डरा भी रहे थे कि हम IMF की कड़ी शराइत मान चुके हैं। मरीम नवाज, जिनकी पार्टी हुकूमत में है, वो जलसों में महंगाई पर बात नहीं करती, बल्कि इदारों और बिलखुसूस अदलिया को मुतनाज़ा बना रही हैं। आर्टिकल 224 क्लियरली स्टेट करता है कि नॉट मोर देन 90 डेज। अब मामला 90 रोज के इलेक्शन से मामला कहीं और चला गया हुआ है। एक सवाल और भी इसमें ऐड होना चाहिए, और वो सवाल यह है कि असम्बलियों की जो तहलील है, क्या ये आईनी थी या गैर आईनी थी? फैसले जो आने हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की जलसा जुलूसों के अंदर कोशिश की जाएगी इस तरह से, तो उसका नुकसान जो है वो रहेगा। बोल न्यूज अदलिया के हक में बात कर रहा है तो उसको आप बंद कर रहे हैं। ये तो क्लासिक एग्जांपल है माफिया की। मरियम नवाज साहब जलसे में अटैक कर रही थी जजेस के ऊपर, और उनके जो नुमाइंदे थे उनकी हुकूमत के, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने तो आज कोई इतराज नहीं उठाया बेंच के ऊपर। मकतूल जो है वो खुद ही छुरी पर गिरा था और बस वो मर गया। यानी कत्ल तो पता लगता होता है, लेकिन कातिल कोई नहीं मिलता। हाँ जी, ये हुआ है, लेकिन किसने कर दिया पता ही नहीं। लवाहिकीन मानने से इनकार कर रहे हैं। खान मोहम्मद मरी और उसकी फैमिली अभी भी कोयटा में धरने में मौजूद है, और वो ये कह रहे हैं कि जिन अफराद को बाज़याब किया है वो ना मेरी अहलिया है ना मेरे बच्चे हैं। अगर हैं तो उनको धरने में ले आइए, प्रेजेंट कर दें उनको। तो केस बिल्कुल क्लियर एंड शट केस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है। कल लाहौर तो आज पेशावर में गिरफ्तारियां पेश की गईं। ये अभी इस तहरीक का नुक्ता आगाज है, और सबसे अच्छी बात यह कि अमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस तहरीक के असरात क्या होंगे इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा, मगर PTI के लिए यह तहरीक इसलिए भी अहम है कि यह तहरीक फिल वक्त वफादार नजरिए के साथ खड़े सियासी कारकुनों और इब्नुल वक्तों के दरमियान फर्क वाज़े कर रही है। दूसरी तरफ अवाम पर महंगाई के सितम तोड़ती हुकूमत और इसके कासा लेस इस तहरीक और गिरफ्तारी पेश करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई, इन तजर्बाकारों की नाअहली और दरोग गोई पर बात करते हुए इनके पर जलते हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किफ़ायत शारी का दर्स दे रहे थे, मगर साथ अवाम को डरा भी रहे थे कि हम IMF की कड़ी शराइत मान चुके हैं, इसलिए अब गरीब अवाम पर महंगाई का सितम पहले से ज्यादा टूटेगा। मगर सितम यह है कि अपनी नाअहली का मलबा साबका हुकूमत पर डाला जा रहा है। मरीम नवाज, जिनकी पार्टी हुकूमत में है, वो जलसों में महंगाई पर बात नहीं करती, बल्कि इदारों और बिलखुसूस अदलिया को मुतनाज़ा बना रही हैं। आज भी सरगोदा जलसे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें चलाई, इन पर संगीन इल्जाम लगाए। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजेस और इदारे की तौहीन पर कदम उठाते हैं, जो पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर अज खुद नोटिस ले चुके हैं। आज की समाअत में क्या हुआ, किसे नोटिस जारी हुए और समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत से क्या फैसला आ सकता है, आज इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जिस तरह के रिमार्क सामने आए हैं, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि ज़ाहिर है फैसला एक अलग चीज़ है, लेकिन रिमार्क से हम ये नज़र आ रहा है कि जजेस के ख्याल है कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शंस नहीं जा सकते। अब तारीख किसने देनी है, इसको देखा जाएगा। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट केस है उसामा, जिस तरह से आपने कहा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आकर अदलिया का ये रोल प्ले करना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर सकें। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें एम्बिग्विटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि इख्तियारात की जहाँ तक बात है कि इंतखाबात की तारीख रसल देनी किसने है, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर साहब की तरफ से अफर्मेटिव मिलेगा, फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। गवर्नर साहब ने कहा असम्बलियों की तहलील का जो डॉक्यूमेंट है उस पर मेरे दस्तखत हैं ही नहीं, और सदर पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में इंटरवीन करके इलेक्शन कमीशन को एडवाइस किया कि 9 अप्रैल को इंतखाबात करवा लीजिए। इलेक्शन कमीशन को जब जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में यह दर्ज है कि वो मुशावरत से सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करेगा, उसके बाद कोई तारीख सामने आएगी। मुशावरत से इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इख्तियार जो है वो अपना वापस लिया और कहा कि नहीं हो सकती क्योंकि ये केस सब जुडिस है। तो इस सारी सूरत हाल में ये केस इंतहाई अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया। एक बहुत अहम नुक्ता जो आज सामने आया वो ये था कि अब जो इंतखाबात की तारीख का तयन करने का जो क्वेश्चन है उस पर डिबेट बंद हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब अदालत के कोर्ट में ये गेंद जा चुकी है। अब उन्होंने बताना है कि इख्तियार दरअसल किसको है, सदर पाकिस्तान ने इस पर हतमी डिसीजन लेना है या इलेक्शन कमीशन ने लेना है। और एक और हम जो मैं समझता हूँ जो रिमार्क्स आज सामने आए हैं वो बैरिस्टर मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आए हैं। उन्होंने इसमें यह कहा है कि असम्बलियों की तहलील का जो फ़ैसला है उस पर भी गौर किया जाना है, क्योंकि असम्बलियों की तहलील जो है उसी से सारा माजरा ओरिजिनेट करता है। तो उन्होंने ये कहा कि देखना ये है कि 5 साल का मैंडेट मुकम्मल होने से पहले
आया किसी सियासी शख्सियत की एडवाइस के ऊपर भी असम्बलीज डिज़ोल्व हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो बहुत बड़ा सवाल है मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे ये मामला सेटल होगा कि ये जो इनिशिएटिव है असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने का, इसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकती है। ये भी कहा गया अदालत के अंदर रिमार्क्स में कि हो सकता है, मुमकिन है कि असम्बलियाँ गलत तोड़ी गई हों, तो इसके ऊपर भी नज़रसानी होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन ये केस जो है 9 रुकनी बेंच जिसकी समाअत कर रहा है बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। वो और बात है कि PDM की तरफ से, बिलखसूस नून लीग की तरफ से जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस बेंच को भी, अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आपने मुलाहिजा की होगी, आज मरीम नवाज साहिबा की जिस तरह आपने इंट्रो में बात की अपने, इस पर हम आगे बात करेंगे कि बोल न्यूज़ को भी निशाना क्यों बनाया जा रहा है जब हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं। लेकिन आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया मुज़म्मिल के गवर्नर पंजाब ने तारीख इसलिए नहीं दी, उनका ये कहना है कि जी असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत ही मेरी, वो तो 48 घंटे में खुद हो गई। मंसूर अली शाह साहब बड़े मोतबर जज हैं, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सब जजेस का अपना होगा, फिर फैसला ज़ाहिर है मेजॉरिटी से होगा। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी हैं, उन्होंने समरी पर साइन कर दिए थे। अब वो भी बहस होगी कि उनके पास तो ये जवाब नहीं है, वो गालिबन बनाते हैं कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, दीगर है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को भी मद्देनजर रखे। और हमारे प्रोग्राम में अब पता चला में गवर्नर साहब ने बराह रास्त, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खुद ये कहा पहले कि जी मैंने तारीख का लिख कर दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फिर बीच में कोई गड़बड़ ऐसी आई कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो उसमें कोई तारीख का एग्जैक्ट जिक्र नहीं था और बस वो कहीं गायब हो। ये सारी चीज़ें भी शायद फिर सामने आए कि कौन फिर किस तरफ से डायरेक्शन दे रहा है, हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है। और कल भी अब हियरिंग होगी, उसके बाद फिर 27 को। तो लगता यह है कि शायद ये फरवरी के अंदर अंदर शायद मामला जो है, हमें नहीं पता, लेकिन जो नजर आ रहा है कि 90 दिन के अंदर है, तो पहले ही 30 दिन से ज़्यादा गुजर चुके। बिल्कुल, देखें ना, एतजाज़ अहसन साहब जिस तरह हमारे साथ मौजूद थे आज से 1 रोज़ पहले, तो उन्होंने भी जिस तरह से वाजे किया, और भी कानूनदान करते हैं, आर्टिकल 224 क्लियरली स्टेट करता है कि नॉट मोर देन 90 डेज, 90 रोज़ से जो है एक दिन भी ऊपर नहीं ये मामला जा सकता। अच्छा, सिद्दीक जान हमारे साथ हैं। सिद्दीक, आज ये एक बड़ी शुरू में बहस हो गई क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक चीज़ फैक्ट के साथ बयान करते हैं कि जी एक जज साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो शामिल ही नहीं होना चाहता, और ये खबरें चल गई और पता नहीं क्या, फिर वो हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जैसे जजेस में पता नहीं क्या इख्तलाफ हो गया है, ये तो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, जिस तरह मुजम्मिल ने अभी मंसूर अली शाह साहब की बात की, उन्होंने एक पॉइंट रेस किया है कि किस तरह असम्बलियाँ तहलील हुई, इसको भी देखा जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। देखें उसामा गाजी साहब, बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ, बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ, एतराज़ हुआ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो सो मोटो लिया गया उस पर उन्होंने बिल्कुल एतराज़ किया, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बड़े ओपन माइंड के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये केस सुना। बिल्कुल कोई वहाँ पे तलखी नहीं हुई, कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ, बड़े तहम्मुल के साथ। और मैं आपको बताऊँ उसामा गाजी साहब और मुज़म्मिल साहब कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब, एक बार ऐसा हुआ कि किसी केस में उनकी आवाज़ ज़रा ऊँची हुई तो अगले दिन आकर उन्होंने माजरत की। उन्होंने अगले दिन उसी केस की समाअत से पहले कहा कि मैं माजरत खा हूँ, कल मेरी आवाज़ जो है वो ऊंची हो गई थी कमरा अदालत में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और इसलिए मैं माजरत करता हूँ। इस तरह का उनका कंडक्ट है। और इख्तिलाफ राय होता है, आप देखते हैं रोज़ाना फैसले आते हैं, 3-2 से फैसला आया है, 5-4 से फैसला आया है, 7-2 से फैसला आया है, 3-1 से फैसला आया है। और ये रूटीन की बात है जजेस में, इसी चीज़ का, इसी तरह से ये खूबसूरती है कि इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ राय है, हर एक जज का अपना एक माइंड है, उसके मुताबिक वो जिस चीज़ को वो ठीक समझता है उसके मुताबिक वो फैसला देता है। अब आज लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब मामला 90 रोज़ के इलेक्शन से मामला कहीं और चला गया हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूं आपको भी और अपने देखने वालों को कि अब मामला है क्या। देखें, पहले तो 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और दूसरा, मैं वैसे उसका खुलासा बता देता हूँ कि दूसरा ये था कि अगर इलेक्शन की तारीख जो देनी है वो कितने दिनों में देनी है, यानी कितने दिनों में इलेक्शन की तारीख देना लाजमी है। और तीसरा ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का क्या किरदार होगा इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने में, उसकी मामलत करने में, इलेक्शन कराने में। लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बाकी तो ज़ाहिर है वो हम सारी चीज़ें बता चुके हैं कि कैसे ये सोमोटो हुआ, क्यों हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो कल नोट लिखा था 5 सफ़ात का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, ये जो सो मोटो है उसके ऊपर उन्होंने एक पेज के ऊपर एक अपना नोट लिखा हुआ था, वो नोट उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि 2 जजेस के सामने मामला जो है वो गुलाम महमूद डोगर के तबादले का था, इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने,
लेकिन उसमें उन्होंने मामला टेकअप कर लिया इलेक्शन का, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और उन्होंने उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 100 मोटो लेने का कह दिया। उन्होंने अपने उस नोट में जिसमें उन्होंने 100 मोटो लेने का रिकमेंड किया है, उसमें उन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है, एक तरह से उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अब तक इलेक्शन अनाउंस ना होना ये जो है वो आइन की वायलेशन की तरफ जा रहा है और इसलिए उन्होंने तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। फिर मंदोखेल साहब ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब कुछ ऑडियोज मुबैना आ गई हैं तो लिहाजा वो समझते हैं कि ये 100 मोटो नहीं होना चाहिए था। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जवाब दिया कि देखें, हमारे सामने दरखास्तें हमारे पास मौजूद थी, इस्लामाबाद बार कौंसिल की भी मौजूद थी, इसी तरह से सप्तान खान साहब की भी मौजूद थी, हमारे सामने दरखास्त जो है वो मुश्ताक खान साहब की भी मौजूद थी, लेकिन वो आउटडेटेड हो गई थी। अब नए फैक्ट्स आ गए हैं, क्योंकि वो ये था कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, अब तो इलेक्शन की तारीख सदर दे चुके हैं, अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और वो नया तनाज़ा ये है कि इलेक्शन की तारीख बिना सिर्फ ये तनाज़ा है कि किसने देनी है, बल्कि सदर ने जो तारीख दी है वो ठीक है या गलत है, और सदर ने इलेक्शन एक्ट का जो हवाला दिया है वो दुरुस्त दिया है या गलत दिया है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब इस तरह के मामला हैं इसलिए हमने ये किया है। और दूसरा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल किया कि एक सवाल और भी इसमें ऐड होना चाहिए, और वो सवाल यह है कि असम्बलियों की जो तहलील है क्या ये आईनी थी या गैर आईनी थी। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर अपने पार्टी के सीएम को डिक्टेट कर सकता है कि तुम असम्बलियों की तहलील कर दो, 5 साल के लिए मैंडेट दिया जाता है और पहले वो तहलील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उमर ता बंदयाल साहब ने ये नहीं कहा कि नहीं आप सवाल नहीं कर सकते, नहीं आप ये बात नहीं कर सकते, उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में कहा कि जो मंदोखेल साहब का एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला साहब की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला साहब जो ये सवाल चाहते हैं कि फ्रेम होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, वो अतर मिनल्ला साहब बनाकर देंगे और हम उसको ऐड करेंगे, ये वाज़ेह कहा उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मंदोखेल साहब समझते हैं कि 100 मोटो नहीं होना चाहिए तो हम आगे चल के उसको भी डिसाइड कर लेंगे कि ये 100 मोटो होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल है क्या आज की हेयरिंग के बाद। पहली तो चीज़ ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस चीज़ को डिसाइड करना है कि ये 100 मोटो हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। इसको अबूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो असम्बलियों की तहरीर है वो आईनी थी या गैर आईनी थी, ठीक थी या गलत थी। फिर इसको अगर सुप्रीम कोर्ट क्रॉस कर लेती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे चलेगी कि किसने देनी है और कितने दिनों में देनी है। फिर इससे आगे सुप्रीम कोर्ट चलेगी कि जब इलेक्शन की तारीख आ जाएगी तो जो वफाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस की जानिब से भी कहा गया है फोर्स नहीं है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, फाइनेंस डिवीजन की जानिब से कहा जा रहा है बजट नहीं है, तो ये मर्दमशुमारी वाला भी मामला है। इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या इन चीजों का बहाना बनाकर इलेक्शन को रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। अब मामला 90 रोज में इलेक्शन से आगे चला गया है और ऑब्जर्वेशन दी मंसूर अली शाह साहब ने कि अगर हम ये फैसले इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि असम्बलियां गैर आईनी तौर पे तहलील हुई हैं, फिर असम्बलियां बहाल हो जाएंगी और फिर मामला वैसे ही बहुत सारी चीजों में गैर मौसर हो जाएगा। तो अब यानी कल मजीद सवालात फ्रेम होंगे और सोमवार से इस पे तफसीली समाअत का आगाज होने जा रहा है। तमाम कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत मुख्तसरन, आपको लगता है कि यानी एक तरफ लग रहा था कि शायद 90 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 60 दिन लगभग बाकी, बल्कि 60 दिन से कम, 55 के करीब, तो शायद ये तो जल्दी आना चाहिए वरना तो 90 दिन क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अब इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि इसमें शायद काफी वक्त लग जाए? देखिए, मेरा तो यही मुझे लगता है कि अब देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नोटिस हो गए हैं, गवर्नर्स को नोटिस हो गए हैं, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस हो गए हैं, वफाकी हुकूमत को नोटिस हो गया है। तो अब उसामा गाजी साहब, ये जरूर बता दूं आपको, ये है कि सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है कि मंडे से 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट, 9:30 से 11, 11 से 11:30 ब्रेक और 11:30 के बाद फिर 2 बजे तक। तो कोशिश सुप्रीम कोर्ट की है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी नतीजे पे पहुंचे, लेकिन इतने आईनी सवालात खड़े हो गए और हुकूमत कोशिश करेगी, पॉलिटिकल पार्टी सब लोग कोशिश करेंगे इसको डिले करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज तो किसी जज ने रिक्यूज नहीं किया, लेकिन यह भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि कल या मंडे को कोई जज इस बेंच से रिक्यूज कर दे, ये भी बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ ही मुजम्मिल, क्योंकि ये तो बड़े अब एक नई कंट्रोवर्सीज जिस तरह बता रहे हैं सदीक जान, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बात की गई कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि 90 जो एक बैरियर है उसको हम क्रॉस करें। एतजाज़ हसन का आपने हवाला दिया, दीगर लॉयर्स का, लतीफ़ खोसा साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं, दीगर काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट लॉयर्स जो हैं ये कह रहे हैं, तो वो एक बड़ा अजीब मामला हो जाएगा। लेकिन जो हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं जिस पर हम बाकायदा जिक्र करें बोल न्यूज़ में, अदलिया की इज्जत में बोल, हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ साथ एक पैरेलल काम ये चल रहा है कि अदलिया के कुछ जजेस को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उसमें डिवीजन हो सके। अब अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर ये काम नहीं हो सकता। पैमरा के कवानीन भी ये हैं,
लेकिन पाकिस्तान का सरकारी टीवी पीटीवी वो सब दिखाता है, जो मरीम साहिबा नाम ले लेकर तस्वीरें, एक एक चीज। यानी ये तो आप उनको वो जो था कि ये पीसीओ के बुत हैं, इनको निकाल दो या तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, तो काम लगता है उससे भी आगे चला गया है। और हम तो वो दिखा भी नहीं सकते, हमारे पास है लेकिन हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि शायद मरीम साहब पर कैमरा की पाबंदी नहीं होगी, पीटीवी पर नहीं होंगी, हमारे ऊपर तो हैं। मुज़म्मिल बिल्कुल जी, ये जिस तरह से डिस्प्यूटेड करने की कोशिश है, जिस तरह से आज तस्वीर तक दिखा दी उन्होंने, तो इसमें यही है कि अगर एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, उसमें 9 रुकन हैं और इसके साथ साथ एक केस अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इस दौरान इस तरह की तनकीद जो है उससे यकीनन जो फैसले हैं उस पर भी असर पड़ता है। और पॉलिटिकल लीडर्स की कोशिश यही होती है कि प्रेशराइज़ कर लें किसी तरह से। तो अब तो वो खुलकर नाम भी ले रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ साथ जो डेकोरम होता है जुडिशरी का उसको भी वायलेट कर रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जब पॉलिटिशियन आपस में कोई भी सिंथेसिस नहीं कर पाते, गुफ्तगू का कोई हल नहीं निकाल पाते, फिर अदलिया के पास जाते हैं। और अगर अदलिया के ऊपर भी जो जुरिस्डिक्शन है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अताउल्लाह तारड़ साहब कल फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के केस जो हैं वो जस्टिस फाइज़ की अदालत में नहीं लगते, इसी तरह हमारे भी ना लगाए जाएँ कुछ जजेस के पास। तो ये तो ऐसे मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि अदलिया के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो बनाना चाह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी एक ऐसी डिवीजन क्रिएट हो जाए जो असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ में एग्जिस्ट करती है। तो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया और हमेशा इस तरह की कंडीशन के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो फ़ायदा उठाती हैं इन चीज़ों से, क्योंकि अगर फ़ैसले जो आने हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की जलसा जुलूसों के अंदर कोशिश की जाएगी इस तरह से, तो उसका नुकसान जो है वो रहेगा। जहाँ तक इंतखाबात की बात है और अदलिया का जो ये सारा केस चल रहा है, इसमें इलेक्शन का मैं नहीं समझता हुकूमत का कोई मूड है। अताउल्लाह तारड़ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि 70 अरब रुपए का बजट है, हम पैसे कहाँ से लाएं। आप देखिए, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन को रिफ्यूज़ कर दे कि आपको फ़ंड जारी ही नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? अगर बगैर फ़ंड के वो कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हुकूमत कहती है हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल में एक स्टेलमेट क्रिएट हो जाएगी, ये मामला फ्रीज हो जाएगा। सही, लेकिन मेरी राय यह है सिद्दीक जान, वकला बेहतर बता सकते हैं और जजेस ज़ाहिर है बहुत मोहतरम है, उनका फैसला हम सब मानेंगे, लेकिन 90 दिन एक दफ़ा क्रॉस हो गए तो मेरी नज़र में तो वो नज़रिया ज़रूरत किसी ना किसी सूरत में फिर आ गया। बहरहाल अब ये जो टारगेट किया जा रहा है अदलिया को, अभी हमने हाल ही में देखा, पुरानी मिसालें छोड़ देते हैं, इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का केस भुगतना पड़ा, तो वो कोई आला अदलिया की जज नहीं थी, लेकिन हर जज हमारे लिए बड़ा एहतराम है उसका, लेकिन ये तो बाकायदा एक कैंपेन, ये एक है कि जज्बात में बोल दिया, अल्फाज आगे पीछे थे, इमरान खान कह रहे जी कोई लिखी बात नहीं थी, ये तो पूरी तस्वीरें चलाना, पूरा सोच कर आना, स्क्रिप्टेड आप ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर बोल न्यूज अदलिया के हक में बात कर रहा है तो उसको आप बंद कर रहे हैं। ये तो क्लासिक एग्जांपल है माफिया की। बिल्कुल ऐसी है। आपने देखा कि कल हमने जो ट्रांसमिशन की थी 1 बजे से 3 बजे तक अदलिया के हवाले से, जो अदलिया पर हमले हो रहे थे, और उसके बाद फिर केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स आई, उन पे दबाव आया और 70% केबल्स के ऊपर बोल को जो है वो बंद कर दिया गया। तो बात यह है कि हमने कल क्या कहा था? हमने तो ये कहा था, आप मुझे बताएं कि मरीम नवाज साहबा जलसे में अटैक कर रही थी जजेस के ऊपर, और उनके जो नुमाइंदे थे उनकी हुकूमत के, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने तो आज कोई इतराज़ नहीं उठाया बेंच के ऊपर, उन्होंने तो 2 जजेस पे कोई इतराज़ नहीं उठाया। तो बात यह है कि ये जलसों में जो है वो हमले करते हैं, और मुझे ये लगता है उसामा गाजी साहब ये चाह रहे हैं किसी तरह से अदलिया और हुकूमत की लड़ाई हो और ये मामला कहीं और निकल जाए इलेक्शन से हटकर, और इसलिए मरीम नवाज साहबा ने बड़े सख्त अल्फाज में जो है वो हमले किए हैं जस्टिस जाजुल एहसन साहब पर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, और उन्होंने उनको टारगेट किया है, और वो ये चाहती हैं कि लड़ाई आगे बढ़े और वो इस मामले को आगे लेकर जाना चाहती हैं। और अब एक और चीज़ भी देखनी होगी, आपने जो कहा कि इमरान खान साहब को जो कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ था वो एक एडिशनल सेशन जज साहबा को क्रिटिसाइज करने पर हुआ था, और वो मामला ये हुआ था वो कि शहबाज गिल का जो है वो उनको जुडिशल किया गया था, उसको चैलेंज किया गया एडिशनल सेशन जज के पास। एडिशनल सेशन जज ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जो जुडिशल किया गया है मैं इसको नहीं देख सकता। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया, रिमांड बैक होकर उस खातून जज साहबा के पास आया, और उस जज साहबा ने शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड खत्म करके दोबारा उनको पुलिस के हवाले कर दिया, उस पुलिस के हवाले कर दिया जो पहले ही शहबाज गिल को नंगा करके उसको टॉर्चर कर चुकी थी। तो उस पर इमरान खान ने क्रिटिसाइज किया। इमरान खान को कंटेम्प्ट का नोटिस जो हुआ था उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे आमिर फारूक साहब, इस वक्त आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब देखना है कि कल अगर आमिर फारूक साहब के पास कल या मंडे को कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जाती है मरीम नवाज साहबा के खिलाफ, तो देखना होगा कि आमिर फारूक साहब का जो क्राइटेरिया है अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो वही है जो उनका उस वक्त इमरान खान के मामले में था, या मुख्तलिफ होगा, ये बहरहाल अभी कुछ कहने का बड़ा वक्त है। और लगता यह है कि कल या मंडे को कोई ना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जरूर जाएगी आमिर फारूक साहब के पास, इसलिए कि आमिर फारूक साहब पहले
ये कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने का पहले ही ये फैसला वो कर चुके हैं एज ए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और अब देखते हैं इस पर क्या तो होता है। वो अब तो ये हम देख रहे हैं कि अता तारड़ दीगर बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब पहले नाम लेते, तो एक पैटर्न है। ये नहीं कि इमरान खान साहब ने कहीं खड़े थे और तकरीर में कुछ चंद जुमले बोल दिए। ये मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, तमाम पूरे एक प्लान के साथ जो है वो ये बात कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जेल भरो तहरीक इंसाफ की कितनी कामयाब चल रही है, क्या हो रहा है, इमरान खान साहब को इस पर क्या एतराज़ है जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका, गिरफ्तारियां भी हुई, सीनियर लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब इस पर शदीद एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे लगता है सिद्दीक जान के जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील की तो उनका ख्याल था कि आईनी तौर पर अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होंगे। उन्होंने वकला के साथ कितनी बैठकें की, कितनी दफ़ा सेशन किए, हर वकील ने कहा अक्रॉस द लाइन कि जी 90 दिन से ऊपर जा ही नहीं सकते। अब उन्होंने तो एक आईनी रास्ता लिया, ये क्या पता था कि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो तो गैर आईनी के लिए भी तैयार बैठे हैं। ये जेल भरो तहरीक में भी तो कहीं इस तरह नहीं हुआ कि ये सोच नहीं थी कि किसी को किसी जेल में ले जाएंगे, किसी को किसी जेल में ले जाएंगे और दहशतगर्दी के मुकदमे उन पर बना देंगे। यानी ये तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का उन्होंने सोचा होगा। अब वो कि जी 3 महीने के लिए अंदर, तो कहीं ये मिस कैलकुलेशन है या आप समझते हैं कि इमरान खान को अंदाज़ा था कि ये जुल्म भी होगा? देखें, पहली चीज़ से तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने लीगल टीम के साथ बहुत सी मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स में यही डिस्कस हुआ, 2 चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। एक ये कि असम्बली अगर हम तहलील करते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर असम्बली तहलील करने की जो है एडवाइस भेजते हैं तो ये बताएं कि उसके ऊपर क्या होगा, क्या असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या मामला अदालतों में जाकर रुक जाएगा। उस पर लीगल टीम ने कहा था कि अल्टीमेटली असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और वो हो गई। दूसरा इमरान खान साहब का सवाल था और बहुत बड़े बड़े लीगल माइंड्स के साथ वो मिले कि किसी तरह से क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं। सब ने कहा कि किसी सूरत में इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। ये तो आपने ठीक कहा कि इमरान खान आईनी, कानूनी और असूली और कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक चीज़ें देख रहे थे, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी जो आपने बात की कि जेल भरो तहरीक जो उन्होंने शुरू की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और इनको मुख्तलिफ जेलों में वो ले गए, दूर दराज की जेलों में। तो अगर तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा नहीं था कि राना सनाउल्लाह उनके साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डिसीजन तो राना सनाउल्लाह साहब बैठ के कर रहे हैं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ की नायल है कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किस लड़ाई में वो हैं और किसके साथ लड़ाई में हैं और किस हद तक उनके खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं। फिर उनकी नायल है, मिसकैलकुलेशन है, उनको अंदाज़ा ठीक नहीं था। तो ज़ाहिर है ये अब लड़ाई है और लड़ाई में जिसका जो चलेगा, जोर चलेगा वो करेगा। हाँ, जो दहशतगर्दी की दफ़ात है वो नहीं लगनी चाहिए। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं उनको ज़रूर जो है उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा बनना चाहिए, उनके ऊपर जो दफ़ात लग सकती हैं वो लगनी चाहिए, उनको ज़रूर उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। इस चीज़ की कोई किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह से पुलिस की गाड़ी पर हमला करे। और हमने देखा कि पुलिस वहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, कोई तशद्दुद नहीं कर रही थी, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आप खुद गिरफ्तारी देने गए तो आपको उन्होंने गिरफ्तार किया, तो ये बहुत गलत था। बाकी दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी और उन पर भी मेरे किसी पे लगा दी है, एहसान नियाज़ी, वो एक फजूल चीज़ है, वो दफ़ा जो है वो उड़ जाएंगी। लेकिन हुकूमत अपने आप को इसमें गंदा ज़रूर कर रही है कि किस तरह के ये मुकदमात गद्दारी के और दहशतगर्दी के पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर दर्ज कर रहे हैं। मुज़म्मिल, इसमें तो कोई शक नहीं कि चार्ज लोग हमें नज़र आ रहे हैं और अभी तो एक महंगाई का जो तूफ़ान नज़र आना है तो वो भी होगा। और इस तहरीक के 2 मकासद इमरान खान साहब ने बताया, एक तो एक जी गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर जो काम हो रहे हैं, फिर जिस तरह से महंगाई आ रही है। हमने देखा पेशावर में भी कितनी बड़ी तादाद में, शायद लाहौर से ज़्यादा हमने तादाद पेशावर में देखी और चार्ज वो बड़े जज्बात में थे। लेकिन ये जिस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात, अब जो सिद्दीक जान ने बात की कि जिस शख्स ने वो गाड़ी को तोड़ा उसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, उस पर आप वो करें। लेकिन जब आप क्रॉस सारों को जी अच्छा इसको किसी ने कहा था, वही जो इमरान खान साहब के खिलाफ भी दहशतगर्दी का कर दिया, तो आप फिर जो मुजरिम है उसको भी सजा नहीं दिलवा पाते इस चक्कर में कि जनाब जिसने नहीं किया जरा उसको भी हम वो रगड़ा जो है ना इसको तो दें कि राना सलाम ने कहा था बाकी छोड़ेंगे तुम्हें तो इंतजार करें, हम वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ लेकर जाएंगे। तो वो जो एक आप बदले की आग में होते हैं तो आप खुद केस कमज़ोर नहीं कर देते। फिर उसामा साहब देखिए, चल तो इस तरह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरह अभी बात हुई कि उसका कोई पास नहीं रखा जा रहा 90 रोज़ के इलेक्शन की, ये पिछले रजीम से चलती आ रही है ये पॉलिसी। जिस तरह से नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था वही मुतनाज़ था, जो कि कोर्ट्स ने भी बाद में कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है। आपने पूरी अपोजिशन पे आर्टिकल 5 लगा के उनको गद्दार कह दिया। उसके बाद में अब जो स्ट्रैटेजी बनाई आपने जेल भरो तहरीक की,
मैंने तो वो फुटेज देखी है जिसमें पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां जिसने देनी है वो आ जाए, और उसके बाद में जो काउंट हमारे सामने आ रहा है वो तकरीबन 80 से 100 अफराद का है जिन्होंने गिरफ्तारियां पेश की हैं अब तक। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, वलीद इकबाल साहब हैं, जिनके अहल खाना बेल के लिए भी दरख्वास्त देने चले गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि हब्से बेजा में रखा गया है इनको। तो एक तो गिरफ्तारी आप पेश कर रहे हैं, उसके बाद में आप हैबिस कॉर्पस का क्लेम कर रहे हैं कि ये इनको उठा कर ले गए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ तज़ाद है बहुत बड़ा। अगर तो आप एक कॉज के लिए खड़े हो गए हैं, गिरफ्तारियाँ पेश करने की बात कर रहे हैं, तो अगली रोज़ फिर बेल देने से आपका पूरा इमेज जो है वो टार्निश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, इंतखाबात की बात है, तो वो पूरा सिस्टम ही इस तरह रन कर रहा है कि तमाम सियासी लीडरान जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे एंड में रिस्पेक्ट करते हैं और उससे पहले अपना पर्सनल गेन देखते हैं। तो अगर तो वो पीटीआई की स्ट्रेटजी की बात कर ले, मुझे तो लगता है कि इसमें कोई हिकमत नहीं थी। अगर होती तो शुरू से टॉप टियर लीडरशिप जो है वो अपने आप को वॉलंटियर करती, पहले आगे आती। अगर 3 दिन पहले खान साहब ने खुद 2 बेल्स करवा ली हैं तो मोराल फिर डाउन होना था कारकुनान का, जो कि हुआ भी है। और जहाँ तक पुरन मार्च की बात थी, तो जो पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, जिस तरह से सदीक साहब ने भी कहा है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और यकीनन जो पुरन मार्च का इनका एजेंडा था उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया। मुज़म्मिल, जो आपने बात की इसमें मैं जी थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ इस बात से है कि वो वहाँ पर जितने 144 की खिलाफवर्जी कर रहे थे उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। ये तो हमने देखा कि वो खुद लोग बैठ कर गए थे। तो शायद वो 80 या 100 की गिरफ्तारी, आपके बात सही है कि 200 इन्होंने कहा था, वो मुझे ये लगता है कि उतने लोग थे, लेकिन इन्होंने जितना नंबर पूरा करना था गवर्नमेंट ने, उन्होंने उतना ही शायद गिरफ्तार किया। उनका मौक़िफ़ इस पे ये सामने आया कि जी लाहौर की जेलों में जगह ही नहीं है, इसलिए हम किसी को राजनपुर ले गए हैं, किसी को कहीं और ले गए हैं। तो बात यह है कि मैंने जब रिस्क ले लिया और मैं कूद गया हूँ इस आग में, तो उसके बाद जहाँ भी ले जाए मुझे वो उनका इस्तेहकाक है। आमिर मीर साहब ने इस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया था कल, जो कि वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि PSL जिस दिन शुरू हो रही थी, जान के आपने उस दिन ये काम शुरू किया है और आपने एक बहुत बड़ी नेशनल कॉज को जो है वो हर्ट करने की कोशिश किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इसको आके क्लैरिफाई करना चाहिए तहरीक इंसाफ को। अब सही बात है वो, लेकिन अब ये तहरीकें फिर गेम की वजह से आगे पीछे हो जाए। पहले भी हमने देखा था लॉन्ग मार्च पे भी रमीज़ राजा साहब पहुंच गए थे, उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने मुझे कहा जी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सदीक जान, ये जिस तरह से अब बात हो रही है कि जनाब आपने भी कहा जी अब तो राना सनाउल्लाह पर है, इनको अगर इनकी नाली है इनको नहीं पता था, लेकिन ये तो नहीं आपको कह सकता कि आप इन तरीकों से किसी को टॉर्चर करेंगे। अच्छा, ले जाए जा रहे हैं जी, इधर से उधर ले जा रहे हैं, और वही बात कि आपने अगर करना है तो कोई ज़ाब्ते के तहत आप करेंगे। अगर आप किसी को टॉर्चर ही करना शुरू कर देंगे, टॉर्चर की बड़ी किस्में होती है, कि कायदे कानून के तहत आप करें। अगर आपने बहाना ही बनाना है जी इस जेल में जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है, बेशक उनको होगा कि यार ये हमारे साथ सलूक हो सकता है, लेकिन करना क्या ज़रूरी है। और ये जो जी 3 महीने तक आप अंदर रखेंगे, हम ये करेंगे, तो इंसानी हुकूक की पामाली, फिर ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं जी? फिर अब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके लवाकिन या दीगर लोग फिर अब क्यों जा रहे हैं अदालत में? क्या नहीं जाना चाहिए? देखें, पिछले 10 माह में कौन सी चीज़ आइन और कानून के मुताबिक इस हुकूमत ने की है कि अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और जब आप हुकूमत के लोगों के साथ बैठते हैं तो वो बिल्कुल मुकर जाते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, जहाँ से कराया जा रहा है वो कहते हैं वो सबको पता है, वो कहते हैं वहाँ से कराया जा रहा है, वो कहते हैं हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी खबर होती है कि फ़लाँ गिरफ्तार हो गया, फ़लाँ गिरफ्तार हो गया, फ़लाँ गिरफ्तार हो गया। ये इस तरह की हुकूमत बातें करती है। दूसरी जहाँ तक बात है कि ज़ाहिर है वो इनको टॉर्चर करने के लिए ये कर रहे हैं, भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, गाड़ियों में बंद करके ज़्यादा लोग डाल के और घुमाएंगे पंजाब की सड़कों पर, और ये मकसद है उनका। लेकिन देखें, इससे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होगा ये कि पीटीआई को इससे फ़ायदा ही होगा ना। देखें, अब वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ लोग चार्ज होंगे, वहाँ लोग एक्टिव होंगे, और वो जो अदालतों में ये जा रहे हैं उस हवाले से तो कल हमारे प्रोग्राम में जो कन्वीनियर है जेल भरो तहरीक के सेनेटर एजाज चौधरी साहब, वो वाजे कर चुके हैं, बिल्कुल वो वाजे कर चुके हैं एजाज चौधरी साहब कि हम जो लीगल रेमेडी है उसको अवेल करेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने लोगों के लिए जाएंगे, जो है वो उनकी जमानतों के लिए जाएंगे। अब देखें ना हो क्या रहा है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत ना होती तो आज सिर्फ पेशावर चल रहा होता तमाम चैनल्स के ऊपर, अब कल रावलपिंडी तमाम चैनल्स के ऊपर चलेगा। अब देखें ना, खबरें बन रही हैं, फलां शहर में चले गए, उस शहर में कारकुन एक्टिव हो जाएंगे, उस शहर में खबरें बनेंगी, लोकल मीडिया कवरेज कर रहा होगा, सारे लोग देख रहे होंगे। एक एक्टिविटी है ना, एक बुरहान को शदीद करना है, एक लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो वो इमरान खान कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ कर रही है, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। हाँ, ये यकीनन है कि कवरेज भी है, हमदर्दी का एहसास का कोई तो निकल रहा है, और फिर शायद अभी जो इम्पैक्ट आने लग जाएगा IMF से डील का, उसकी वजह से भी लोग शायद और ज़्यादा करेंगे कि कोई तो एहतजाज कराए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे बारखान वाक़े की, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है, और ये भी एक मसला है हमारे निज़ाम इंसाफ का कि समझ ही नहीं आती कि इतना बड़ा जुल्म हो गया।
सबके सामने है, लेकिन उसमें अजीबोगरीब चीज़ें सामने आने लग जाती हैं, जिससे ऐसे पता लगता है कि जो मुल्जिम है, चूंकि वो ताकतवर है, तो सारा सिस्टम ऐसे जैसे उसका सहूलतकार बन गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। बारखान में अंधोनाक वाक़या हुआ। लवाहिकीन और इंसानी हुकूक के अलंबरदार, उन्होंने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज भी किया। फिर पता चलता है जी मुकदमा भी दर्ज हो गया। अच्छा, पहले तो नामालूम उसमें बताया जाता है, फिर गिरफ्तारी का भी सुनते हैं, फिर छापों का भी सुनते हैं, फिर पता लगता है कि लोग बाजियाब भी हो गए हैं, लेकिन फिर कुछ नए मोड़ आ जाते हैं जिनसे सारी कहानी, सारा केस मशकूक हो जाता है। लेकिन दुख इस बात पर भी होता है कि उससे ये सारा केस मशकूक बनाने में लगता है ऐसे कि जैसे जो मुल्जिम हो उसको शायद फ़ायदा उससे पहुंच सकता है। मुज़म्मिल, क्या इस केस में भी हम इसी तरह देख रहे हैं कि अभी तक तो यही समझ नहीं आ रही कि जनाब जो जिन पर इल्ज़ाम है वो ख़ुद गिरफ्तारी दे देते हैं, और ऐसे लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब इस चीज़ को बड़ा सराह रहे हैं कि देखिए उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, हम तो कर ही नहीं सके ना, हम तो हमारी तो जरूरत ही नहीं थी, हम तो जा ही नहीं सकते थे, तो लिहाजा वो जैसे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया और उनको क्लीन चिट मिल रही है। उसामा साहब, मैं तो मतलब शशदर रह गया हूँ ये देख कर के जिस तरह से जिस खातून के बारे में पूरे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इसके अलावा अथॉरिटीज़ भी यही कह रही थी कि उनकी लाश बरामद हो चुकी है, उन्हीं को बाजियाब करा ली है पुलिस ने और कहा जा रहा है कि वो ज़िंदा हैं और हम पेश भी करेंगे मीडिया के सामने। तो अगर आपके पास इतने हक़ाइक़ मौजूद हैं, आप ले आइए मीडिया के सामने, उनको प्रेजेंट करें, सारा मामला डाई आउट कर जाएगा। अगर वाकई ये सारी साजिश है सिर्फ़ और सिर्फ केतरान साहब के ख़िलाफ़, अगर साजिश नहीं है तो आप DNAs करवाएं, प्रूफ लेकर आएँ। FIR की जहाँ तक बात है, आपने भी जिक्र किया कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हो गई। उसके बाद में अगर हम देखें तो एवैक्यूएशन की बात की जा रही थी इनकी कि इनको मुल्क से ही बाहर भेज दें, नहीं हो सका मीडिया के प्रेशर पे। आप भी जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर लवाहिकीन ही रजामंद नहीं है, लवाहिकीन मानने से इनकार कर रहे हैं, खान मोहम्मद मरी और उसकी फ़ैमिली अभी भी कोयटा में धरने में मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि जिन अफराद को बाजियाब किया है वो ना मेरी अहलिया है ना मेरे बच्चे हैं, अगर हैं तो उनको धरने में ले आइए, प्रेजेंट कर दें उनको। तो केस बिल्कुल क्लियर एंड शट केस है। अगर आपके पास इस तरह की बाजियाबी के शवाहिद मौजूद हैं, आप प्रेजेंट करें, सामने लेकर आएँ उनको, ताकि मीडिया में ये डिबेट ख़त्म हो जाए और ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ऐसी कोई असैसिनेशन की अटैम्प्ट नहीं की गई उनकी तरफ से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर FIR आप बेनामी दर्ज कर रहे हैं, तो आप अपना इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं, अपना बायस शो कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 अफराद की जो लाशें मिली हैं, अगर ये वो अफराद नहीं थे तो फिर कौन थे? उन तीन अफराद की कोई शनाख्त, कोई आइडेंटिफिकेशन अब तक सामने नहीं आ सकी। तो या तो उनको आइडेंटिफाई करें या ये बताएं कि जिन अफराद को बाजियाब करवाया वो किधर हैं और उनकी शनाख्त क्या है। इससे केस जो है तभी क्लियर होगा, सिर्फ बयानात से केस क्लियर नहीं हो सकता। अब तो सदीक हमारे मसला ये हो गया कि वो मकतूल जो है वो खुद ही छुरी पर गिरा था और बस वो मर गया। यानी कत्ल तो पता लगता होता है, लेकिन कातिल कोई नहीं मिलता। हाँ जी, ये हुआ है, लेकिन किसने कर दिया पता ही नहीं। जबकि बुनियादी उसूल हमने तो यही सुना, आज तक भी यही है कि जी जो मुतासरा फरीक है उसको हक हासिल है कि वो जिसके मर्जी नाम के खिलाफ करवा दे जी FIR, उसमें नामजद कर दे। फिर इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी ना, कि वो तो उसका पहला हक है, वो तो फिर पुलिस देखेगी कि हाँ जी ये साबित हुआ नहीं हुआ, वो चालान स्टेज पे बताया गया जी इसने तो इसका पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन। जब आप FIR में नामालूम कर देंगे तो पता तो चल जाएगा कि आप चाह कह रहे हैं। देखिए उसामा भाई, जो आज एक वीडियो सामने आई जिसमें ये सरदार को, वडेरे को, जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, उसको पुलिस लेकर जा रही है, तो आपने देखा था प्रोटोकॉल कैसा था उनका। और आप एक अगर विंडो में इनकी फुटेज रखें जिनके ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ामात हैं और जितने संगीन इल्ज़ामात हैं, कत्ल के इल्ज़ामात हैं, और एक विंडो में आप फवाद चौधरी साहब की फुटेज रखें जिसमें उनको हथकड़ियाँ लगा के और उनके चेहरे पर काला कपड़ा डाल के लाया जा रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा निज़ाम किस तरह का है। क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने तनकीद की है वो गलत हो सकती है। तनकीद करने वाले के चेहरे पर कपड़ा डाल के, उसको हथकड़ियाँ लगा के सैकड़ों पुलिस वाले धक्के दे के ला रहे हैं, और जिसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात हैं उसको प्रोटोकॉल के साथ पुलिस ला रही है। तो ये हमारा बदकिस्मती से दोहरा मेयार है। और देखें सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। ये इस तरह से लोगों को जबरी तौर पर जो है वो लापता करना, लोगों को अगवा करना, अगवा बराए तावान, ये कच्चे का एरिया, ये बहुत सारे इशूज़ हैं। और पिछले दिनों ये रियाज मज़ारी साहब खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में। वो कहते हैं इमरान खान के दौर में मैं इसलिए PTI से अलग हुआ कि मेरा एतराज़ यह था कि कच्चे में दहशत गर्द जो हैं और गुंडे और बदमाश हैं, चोर और डाकू लुटेरे हैं, माफियाज हैं। कहते हैं अब शहबाज शरीफ के दौर में वही जो कच्चे के इलाके तक महदूद थे वो शहरों से आके लोगों को उठा रहे हैं और अगवा कर रहे हैं। तो हालात तो हर स्टेज के ऊपर दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। और जैसे मुज़म्मिल साहब ने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है
कि वो जो मुतालबा कर रही है उनकी फैमिली कि अगर वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको ले आए धरने में, बात ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करें सदीक जान, आज खुद नोटिस का भी होता है कि जी आखिरी उम्मीद वो होती है कि अच्छा जी चूँकि चीफ जस्टिस होते हैं या आला अदलिया से कुछ लेगा, क्योंकि नीचे तो हमें पता है, आपने पुलिस का भी हाल बता दिया, वहाँ के निज़ाम का भी बता दिया, तो अब वहाँ पर भी बात हो रही है कि जी हुकूमत चाहती है आज खुद नोटिस के लिए भी कोई मुश्किल हो जाए, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नीचे जो पुलिस के साथ मिल जाएगा, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कह देगी, उसके बाद तो कहानी ख़त्म है। आप जितनी मर्जी अदालतों के धक्के खाते रहें। देखिए, आप कितने मामलात पे सोमोटो लेंगे? आपको सिस्टम को बेहतर करना होगा, आपको पुलिस को ठीक करना होगा, आपको पुलिस के अंदर एहतसाब का एक निज़ाम बनाना होगा। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के वाक़यात होते हैं, कितने पुलिस वालों को आपने जो है वो सज़ा दी है? रॉ अनवार का वाक़या और केस आपके सामने, यहाँ पे तो सूरत हाल नाज़िम जोखी वाला मामला आपके सामने। यहाँ पे बदकिस्मती यह है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट है, इतना कंप्रोमाइज्ड है, इतना कमज़ोर है कि ताकतवर बड़े आराम से इन सारी चीज़ों से निकल जाता है। सानिया बंदिया देख लें, सानिया 12 मई देख लें, तसलसल से बात कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी नज़र में क्या हाल? बिल्कुल देखें, जिस तरह से राव अनवार साहब का जिक्र किया सदीक साहब ने, बिल्कुल सही बात की। 444 अफराद के असैसिनेशन का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो बहुत बड़ा नंबर है, उसके बावजूद ही इज़ रोमिंग फ्री। इसके साथ साथ अगर इस अहले खाना की बात कर ली जाए जो कि खान मोहम्मद मरी की फैमिली है, तो वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दें। वो आप दे नहीं रहे, अपनी JIT की रिपोर्ट्स पेश करते जा रहे हैं जिसकी वैल्यू नहीं होगी। इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है 2006 में और 14 में, इसीलिए उस रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी आज़ाद जांच करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, माजी में हमने देखा है, हमने अचकज़ई साहब के केस का भी हवाला दिया कि वीडियो मौजूद थी, उसके बाद कहा नाकाफ़ी सबूत हैं, और पुलिस एहलकार को उन्होंने कुचल दिया था गाड़ी में, इल्ज़ाम था कि नशे की हालत में थे। लेकिन चले इसी केस में इंसाफ होता नज़र आ जाए, ये तो उससे भी ज़्यादा अंधोनाक वाक़या है। उसमें आप शायद फिर भी कह सकते थे कि जी हादसा था, लेकिन ये तो बाकायदा कत्ल, निजी जेल में इस तरह से। देखते हैं, उम्मीद तो रखनी चाहिए, वरना तो किसी का भी कोई एतबार नहीं रहेगा इस निज़ाम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।